जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई हैं सौरभ गर्ग, जिन्होंने पिस्टल लेकर शादी में दलित परिवार के साथ में अहिरवार समाज के परिवार की शादी में पहुंचकर हंगामा किया था, पिस्टल लहराई थी, गालियां दी थी और 8-10 लोगों को मारा पीटा था। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, चंद्रशेखर आजाद जी से अपील करता हूं, दिलीप मंडल जी से अपील करता हूं और नेशनल दस्तक के शंभू सिंह जी से अपील करता हूं, नेशनल जनमत नीरज पटेल जी से अपील करता हूं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। ये वीडियो सुना आपने, ये ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के लोकल एक युवा ने वीडियो जारी किया है और दिलीप मंडल, नेशनल दस्तक, इन तमाम लोगों से अपील की है कि जो पीड़ित परिवार है, जो शेड्यूल कास्ट परिवार है, जिन पर हथियार लेकर हमले की धमकी दी गई थी, गाली गलौज की गई, उस एफआईआर में उस शख्स ने लिखवाया है कि मैं डरा हुआ था और मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था। वो तो शुक्र है लोकल पुलिस का जो उनके घर जाकर शिकायत को दर्ज किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस समाज विज्ञान को समझिए। एक आदमी है जिससे ओबीसी के लोग परेशान हैं, उसने खेतों पर कब्जा कर रखा है, आसपास के किसान बर्बाद हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह से बेखौफ है क्योंकि उसके पैरों में वहाँ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री तीनों जाके बैठते हैं। सोचिए, वो एक शेड्यूल कास्ट फैमिली जो गरीब परिवार है, उन पर क्या गुजरता होगा। इस वीडियो की माने मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये वीडियो लोकल किसी ने जारी किया है। वो कह रहे हैं कि वो पूरा परिवार गायब है, उनका आता पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह के हालात हैं। पुलिस ने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। उनके हाथ में पिस्टल दिख रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, गाली गलौज के ऑडियो हैं, वीडियो जारी हो चुका है। उसके बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिलीप मंडल कुछ बड़े सवाल उठा रहे हैं। वो पूछते हैं कि इस बार ये शख्स नहीं बचेगा। अशोक दास ने कहा है कि दलित तब तक सहता है जब तक सह सकता है, लेकिन जब वो अपने पर आता है तो भीमा कोरेगांव होता है। आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री पेशवा वाला टोपी पहनता है। पेशवा मतलब वही पुणे का पेशवा जिसका भीमा कोरेगांव में महारों ने कत्लेआम किया था। 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। लेकिन इससे पहले पेशवाओं के आतंक का आप चर्चा नहीं सुनेंगे। पेशवाओं ने साजिश करके मुगलों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज के वंशज को खत्म किया, उनके बेटे संभाजी महाराज तक का कत्ल किया, टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे। ये सब इतिहास में है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। भारत में न जाने कितने राजा हुए, लेकिन पेशवाओं का ऐसा दौर माना जाता है जिसमें इस देश के शूद्रों और अछूतों पर मनुस्मृति को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया गया था। और वो मराठा नहीं थे, वो ब्राह्मण राजा हुआ करते थे जिसको पेशवा कहते हैं। तो ये पेशवाओं का प्रतीक है। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, सोचिए किस तरह से सत्ता के रसूख का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले स्थानीय नेता RD प्रजापति पर भी हमला हुआ था, उनका बेटा विधायक है। तो इस तरह से सत्ता की हनक और सत्ता का रसूख है। दिलीप मंडल इसको लेकर कई सवाल भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि ध्रुव राठी विदेश में बैठकर धीरेन्द्र शास्त्री के पाखंड पर वीडियो बनाता है, 7 मिलियन लोग उसको देखते हैं। क्या वजह है कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, विनोद कापरी, ये लोग उनके कर्मकांड पर नहीं बोलते हैं, उस पर वीडियो नहीं बनाते हैं? क्या मार्केट नहीं है या इनकी वैचारिक सहमति है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में 97% हिंदू ज्योतिष के व्यापार में नहीं है, मंदिर के व्यापार में नहीं है, कर्मकांड के व्यापार में नहीं है। ये बहुत बड़ा व्यापार है। अगर आप इसमें सिर्फ चढ़ावा दे रहे हैं, बहुत पहले से दिलीप मंडल कह रहे हैं कि आप सिर्फ चढ़ावा मत चढ़ाइए, आप इसमें कुछ फायदा भी लीजिए। और सोचिए, कई लोगों के लापता होने की खबर है। एक और मौत की बात सामने आ रही है। वहां से तो लगातार मरीजों को बरगलाया जा रहा है, उनसे आश्वासन लिया जाता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मरता क्या न करता लोग जाते हैं। आप कह सकते हैं कि वो लोग अशिक्षित हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, आखिर बाबा के यहाँ जाते क्यों हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई झूठ और पाखंड लगातार फैला रहा है तो क्या उसके खिलाफ कोई सरकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना। सोचिए, अपील बागेश्वर धाम में आया बार समाज की शादी में
धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने जो हंगामा किया था, 8-10 लोगों को मारा पीटा और गालियां दी, धमकी दी, उसी रात से अहिरवार परिवार गायब है। कोई ऐसी अनहोनी घटना न घट जाए। वीडियो बहुत पहले जारी किया गया था, लेकिन अब इस मामले में जो है रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पुलिस ने उनके रिपोर्ट दर्ज की हैं। तो ये पुराने वीडियो थे जिस पर लोग धमकी की बात कह रहे थे, तो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर है और लोग उनके खिलाफ बोलते नहीं हैं। इससे पहले भी लगातार सोचिए किस तरह से हमला हुआ था, और मध्य प्रदेश के बागेश्वर पर छापा मारकर इस बात की जांच होनी चाहिए कि वह कितने अवैध हथियार है। सारे अवैध हथियार जब्त किए जाए। इस घटना के बाद वहां के नागरिकों में भय का माहौल है। तो दिलीप मंडल कुछ वाजिब सवाल उठा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा है बागेश्वर मामले में पुलिस फौरन अपराधी को गिरफ्तार करे, संविधान और कानून को किसी पाखंडी के दरवाजे पर ठिठकना नहीं चाहिए। एफआईआर में गुंडे की भाषा देखिए, इसकी अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं तो हम अगले कदम का ऐलान करेंगे। समाज के सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो मैं लोकल लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा कि क्या वो परिवार सुरक्षित है, लेकिन लगातार जिस तरह से दिलीप मंडल के इस मामले पर ट्वीट्स आ रहे हैं उससे तो साफ है धर्म और पाखंड की आड़ में लोगों को भ्रमित करके बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री भोले भाले लोगों को गुमराह करता है। सोचिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसको ट्राइबल आर्मी ने शेयर किया है। बागेश्वर धाम आई 10 साल की बच्ची की मौत, परिजन बोले मिर्गी की बीमारी थी, बाबा ने भभूति दी, फिर कहा कि इसे ले जाओ। तो लगातार अपने परिजनों को लोग खो रहे हैं। मैं तो आपसे अपील ही कर सकता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में न जाएं। और दिलीप मंडल ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया है कि वो दारू न पिए, गांजा न पिए, सिगरेट न पिए और मेरे साथ शास्त्रास्त्र कर सकते हैं और मंच सजा के। तो ये लगातार उन पर हमलावर हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं। दलित आदिवासी सहायता ज़्यादा है कई बार तब तक जब तक अत्याचार की इंतहा न हो जाए, लेकिन जब बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाता है। जिन नेताओं को लग रहा था कि बाबा बागेश्वर के पास जाने से चुनावी लाभ होगा, वहां जान ले वहां जाने से अब घाटा होगा। एससी समाज, ओबीसी समाज पूरा उनसे नाराज है। सोचिए किस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं। यक्ष बताओ युधिष्ठिर, आश्चर्य क्या युधिष्ठिर बाबा बागेश्वर सारी दुनिया की पर्चियां निकाल रहा है। क्या उस पाखंडी को पता नहीं था कि उसके भाई पर SC/ST एक्ट लगने वाला है। तो इस तरह से डिजिटल दौर में सच है कि अब हर परिवार में मोबाइल है, सब लोग लिख रहे हैं, हर आदमी पत्रकार है, इसलिए फर्जीवाड़ा अब नहीं चलेगा। तो सोचिए किस तरह से बागेश्वर धाम को प्रमोट किया गया। एक ब्राह्मण पत्रकार ने अपने जातीय पेशा को बचाने के लिए किस तरह से उसको सर्टिफिकेट दिया और तमाम टेलीविजन चैनल ने उनको जस्टिफाई किया और पूरे देश दुनिया में एक दिन में फैला दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में आज भी इस देश की 90% आबादी जो मीडिया लिटरेट नहीं है, वो टीवी अखबार पर आंख बूंद कर भरोसा करते हैं और उसी वजह से टीवी अखबार के दबाव में वो वोट भी देते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार भी टीवी अखबार से गई थी। अगर टीवी अखबार एक दिन सही रिपोर्टिंग कर दे तो ये कोई भी सरकार जो है वो सड़क पर आ जाएगी। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए धीरेन्द्र शास्त्री पैरों में वहां का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री बैठा हो। दिलीप मंडल आकलन करते हैं कि अब कम से कम SC समाज इसको वोट नहीं मानेगा, नहीं, वो सबसे पहले विरोध करेगा। OBC के लोग वहां काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके जमीनों पर कब्जा हो रहा है। तो ये स्थिति है धीरेन्द्र शास्त्री की और लगता है कि देर सवेर जो है वो कानून की चपेट में आएंगे। मैं इसलिए बार बार बहुजनों से कहता हूं कि आप किसी भी कीमत पर कानून को अपने हाथ में न ले और किसी भी तरह के जातीय और सांप्रदायिक हिंसा में शामिल न हो। तो क्या होगा धीरेन्द्र शास्त्री का? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गिरफ्तारी होगी? क्या धीरेन्द्र शास्त्री बच जाएंगे? और क्या आपको अभी भी लगता है कि जिस तरह से वो पिस्टल लहला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, सरेआम उनके साथ बदसलूकी हुई है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को सत्ता बचा लेगी? और सवाल है कि पूरा देश का बहुजन समाज, खासकर 97% जो हिंदू हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, वो सब उनसे अलग हो रहे हैं। वो एक पुश्तैनी, एक जाति विशेष के पेशेवर हैं। उन्होंने खुद एक वीडियो में कहा है, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मैं जाति से ब्राह्मण हूं, मेरा काम दान लेना है। आप अपनी लुगाई और बच्चा छोड़ के सब कुछ मुझे दान कर सकते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम हो चुका है। अब सवाल खड़ा होता है
कि जो बागेश्वर धाम के छोटे भाई के पास जो पिस्तौल आई वो कहाँ से आई, किसने दी और उनका किन आतंकवादियों से संबंध है, कहाँ से संबंध है, और बागेश्वर धाम के उस गड़ा गांव में कितने इलीगल गैर कानूनी हथियार है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश प्रशासन से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं, एमपी डीजीपी आईपी सर से, डीजीपी सर से मैं अपील करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर बागेश्वर धाम के अंदर कितने गैर कानूनी हथियार हैं और इनके बागेश्वर धाम के अंदर कितने गुंडे, कितने आतंकवादी लोगों का संबंध है इनका। इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो इनको पिस्तौल मिली है वो छोटा मोटा हथियार नहीं है, वो इंग्लिश हथियार है, पिस्टल है, जिसमें 10-12 कारतूस लगते हैं, वो पिस्टल है, इंग्लिश हथियार है। तो हो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका किसी बहुत बड़े गिरोह से संपर्क हो। तो इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अब गहराई से कार्रवाई होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए कि आखिर उस धाम के अंदर कितने गैर कानूनी हथियार हैं। बस मैं आप लोगों से इतना ही अपील करता हूं। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पाखंड है, आडंबर है, ज्योतिषी है, ये ब्राह्मण समाज का जातिगत पेशा है, इसमें किसी और का भला नहीं है, बर्बादी जरूर है। इसलिए अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी बनाइए, इस तरह के पाखंड से दूर रहिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।